हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट MBBI वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस है ना, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में हीरो बन जाए, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। क्योंकि आज के इस क्लास के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे, ये सभी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में बार बार पूछे जाते हैं, प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये वाला वीडियो से जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना 100% पूछे जाएंगे। इसलिए आप क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव करना और आपको बोलना है कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और दोस्तों, ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लीज़ दोस्तों, क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, फटाफट से कॉपी कलम उठाइए और मेरे साथ एक एक क्वेश्चन को हल कीजिएगा। दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण MBBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो रैखिक बहुपद होते हैं ना दोस्तों, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो एक होती है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है। और दोस्तों, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। कहने का अर्थ है जितना घात होगा उतना शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, जो वृत्त होता है ना, जो सर्किल होता है ना, उसका एरिया यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया 2πr या फिर πr स्क्वायर या फिर 3πr, और ऑप्शन डी है पाया, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जो वृत्त होते हैं, जो सर्किल होते हैं ना, इसका जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है क्या होता है, पायर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पायर स्क्वायर। जहाँ आर जो होती है ना दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या होती है। और दोस्तों, ये जो पाई होते हैं ना, पाई का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 2 वैल्यू होते हैं। एक होता है दोस्तों 22/7 और एक वैल्यू होता है दोस्तों 3.14। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे आते हैं कि वृत्त का परिधि कितना होता है। दोस्तों, वृत्त का जो परिधि होता है ना, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल का यहाँ पे सूत्र क्या होता है दोस्तों, पायर स्क्वायर होता है। और दोस्तों, ये जो पाई होती है ना, ये अपरिमेय संख्या होती है। और दोस्तों, 22/7 और 3.13 मतलब 3.14, ये जो होती है ना दोस्तों, परिमेय संख्या होती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, किसी भी घटना की प्रायिकता का जो अधिकतम वैल्यू होता है, अधिकतम मान होता है ना दोस्तों, कितना होता है, 1 होता है। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे आते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है, तो 0 होता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे आते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। और दोस्तों, एक प्रश्न पूछे आते हैं कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है जो ओरिजिन पॉइंट होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन यानी कि निर्देशांक क्या होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जो ओरिजिन पॉइंट होते हैं यानी कि जो मूल बिंदु होते हैं ना, इसके नियामक क्या होते हैं दोस्तों, 0,0 होते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। तो फ्रेंड ये आपका सर्किल है, तो वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होती है दोस्तों, वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों व्यास को हम लोग स्मॉल डी के द्वारा दिखाते हैं, और दोस्तों ये जो डी बराबर क्या होती है दोस्तों, r/2 होती है। कहने का अर्थ है जो व्यास होती है ना दोस्तों, वो त्रिज्या का क्या होती है, आधी होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा छठा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBI ऑब्जर्व क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 45 तथा 60 का मस है, यानी कि HCF क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका HCF जो है ना हम लोग भाग विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं, जिस तरह आप लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा मस ज्ञात करते थे, तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 45 को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है 45 का 45 हो जाएगा, जब इसको आप घटाइएगा तो 15 आएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या कीजिएगा कि 15 को 45 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा सिंपल ही। तो यहाँ पे शेषफल शून्य प्राप्त हो गया, और दोस्तों इसका HCF कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 45,60 का जो HCF होगा, यानी कि जो मस होगा ना दोस्तों, कितना होगा, 15 होगा, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होगी और इनके संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, जो भुजा रहेगा ना उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4:9 जो है ना, ये संगत भुजाओं का अनुपात है। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, क्षेत्रफलों का अनुपात को ज्ञात करने के लिए दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, यानी कि 16/81। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यदि 4,5,9,11 और यहाँ पे x का माध्य जो है ना 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये सभी आंकड़ा है, ये सभी आंकड़ा का माध्य कितना है, 7 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये सभी आंकड़ा में से जो x है ना इसका वैल्यू कितना होगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो माध्य होती है ना, माध्य बराबर क्या होती है, सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की क्या होती है दोस्तों, संख्या होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी का माध्य कितना दिया हुआ है दोस्तों, 7 दिया हुआ है। तो ये 7 किसके बराबर हो जाएगा, बारी बारी से जितने भी यहाँ पे आंकड़ा मौजूद है ना इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 + 5 + 9 + 11 प्लस फिर यहाँ पे प्लस x हो जाएगा, क्योंकि ये सभी का माध्य 7 है, यहाँ पे x तो लिया जाएगा ही, बटे परीक्षणों की संख्या। तो फ्रेंड यहाँ पे कितने परीक्षण हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटली यहाँ पे परीक्षण की संख्या 5 है। इसको आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 7 35 हो जाएगा, तो 35 ये किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली आप क्या इसको पहले क्या कीजिएगा दोस्तों, बारी बारी से ऐड कीजिएगा। 4 9 9 9 18 हो जाएगा, 18 और यहाँ पे 11 29 हो जाएगा, यानी कि 29 + x हो जाएगा। एक काम करते हैं दोस्तों, x को ऐसे छोड़ देते हैं और 29 को 35 की तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 29 प्लस में है। तो 35 में जब 29 को घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 35 में जब 29 को घटाइएगा तो 6 आएगा, यानी कि मतलब x का वैल्यू निकल के आ चुका है दोस्तों 6। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBI क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, cos 60 डिग्री +1 बटा cos 60 डिग्री -1 का वैल्यू यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे डाटा है ना उसको लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे cos 60 डिग्री +1 है, फिर बटा यहाँ पे है दोस्तों cos 60 डिग्री -1। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है,
1/2 होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, फिर प्लस कर देते हैं, फिर बटा करेंगे और यहाँ पे नीचे में इसको सोल्व करते हैं। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 कर देते हैं, फिर -1 है तो -1 को ऐसे छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों, इसकी प्रक्रिया, इसका जो प्रोसेस होता है इसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पे नीचे में 2 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा, बटा मेन बटा देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, तो ऊपर में 3/2 हो गया, फिर यहाँ पे मेन बटा देंगे दोस्तों, और यहाँ पे 2 में 1 गया तो -1 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो सबसे नीचे जो 2 है ना ये सबसे ऊपर चले जाएगा, यानी कि 3 के साथ गुना में हो जाएगा, 3 × 2। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बटे में 2 है, तो ये 2 जो है ना दोस्तों ये किसके साथ गुना में हो जाएगा, -1 के साथ गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 आपस में ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये -1 जो है ना दोस्तों ऊपर चले जाएगा, यानी कि -3 इसका राइट आंसर हो गया। देख सकते हैं ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस प्रश्न को भी जो है ना दोस्तों आप अच्छी तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न ये कराए कि किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है, ठीक है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो पीई की प्रायिकता होती है ना दोस्तों, ये क्या होती है कि 1 से छोटा होती है और 1 के बराबर होती है, और 0 से बड़ा होती है और 0 के बराबर होती है। इसको अब अच्छी तरीके से याद कर लेते ना, तो ये मतलब इसमें जो है ना दोस्तों इसमें यही ऑप्शन से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पीई की जो प्रायिकता है ना ये क्या है कि 1 से छोटा है और 1 के बराबर है, और 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है। तो ये वाला कंडीशन किस में अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका क्या दिया हुआ है दोस्तों, पीई की जो प्रायिकता होगी ना वो क्या होगी 1 से बड़ा होगी, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है पी की प्रायिकता, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे ऑप्शन बी को देखा जाए तो ऑप्शन बी में आपका क्या दिया हुआ है कि जो पीई की प्रायिकता होगी ना दोस्तों वो क्या होगी छोटा होगी 0 से, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और ऑप्शन सी में आपका क्या दिया हुआ है कि जो पीई की प्रायिकता होगी ना दोस्तों 1 के बराबर हो सकती है। जी हाँ ये हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं जो पीई की जो प्रायिकता होती है ना दोस्तों 1 से छोटा होगी या फिर 1 के बराबर होगी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए जो प्रायिकता होती है इसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस मतलब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप को नोट कीजिए दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर को, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए, आप बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका भी तैयारी जो है ना काफ़ी मस्त तरीके से चल रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाते हुए बताते हुए जाना है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मूल बिंदु से बिंदु P जो है ना -a, -b की दूरी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु से बिंदु P यहाँ पे दिया हुआ है। मान ली कि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होते हैं 0,0 होते हैं। और यहाँ पे जो P जो है ना दोस्तों यहाँ पे इसका निर्देशांक दिया हुआ है -a, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए दोस्तों मूल बिंदु के लिए दूरी सूत्र जो होते हैं इसका फॉर्मूला क्या होते हैं, इसको देखिएगा दोस्तों। मूल बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होते हैं, √x² + y² होते हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे अंडर रूट है ना तो इसको ऐसे चढ़ाने दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे x और y कौन होगा, तो यहाँ पे जो -a है ना दोस्तों ये x हो जाएगा, और ये जो -b है ना दोस्तों ये y हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे दोनों की जगह मान को रख दे, उसके बाद आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह कितना रख सकते हैं, -a रख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली -a का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे y की जगह कितना रखेंगे, -b रखेंगे, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे -a का होल स्क्वायर कहने का अर्थ है कि यहाँ पे आप जब -a को 2 बार गुना कीजिएगा
तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस, और दोस्तों उसी प्रकार माइनस बी को जब 2 बार गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मूल बिंदु से बिंदु पी जो है ना दोस्तों माइनस ए माइनस बी की जो दूरी है ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ए और बी का लसाअ क्या होगा। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो अभाज्य संख्या होती है ना, जो स्वयं करती है और जो एक से करती है, कहने का अर्थ है कि जिसका फैक्टर केवल 2 ही को होता है वो आपका अभाज्य संख्या होता है। सपोज यहाँ पे हम मानते हैं कि ए जो है ना दोस्तों कोई अभाज्य संख्या है 3 है, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे बी कोई अभाज्य संख्या है 5 है। आप क्या कीजिएगा कि 3 और 5 का आपको क्या करना है दोस्तों, लसाअ ज्ञात करना है, यानी कि ए और बी का लसाअ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 और 5 का जब लसाअ ज्ञात कीजिएगा, एलसीएम ज्ञात कीजिएगा, तो एलसीएम में किसी से नहीं जाएगा, तो आप इसको क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्टली इसको गुणा कर देते हैं, यानी कि 3 गुना 5 कर देते हैं, तो 5 या 15 हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि जब भी 2 अभाज्य संख्या दिया हो रहेगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि दोनों का लसाअ क्या होगा, तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा दोस्तों, ए को बी से गुणा कीजिएगा, यानी कि 3 को 5 से गुणा करते हैं, यानी कि ए गुना बी कर देते हैं। कहने का अर्थ है कि ए गुना बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ए बी होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिंदु -12,18 का भुज क्या होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिएगा दोस्तों जो भुज होते हैं ना इसके निर्देशांक क्या होते हैं, x,0 होते हैं, ठीक है, यानी कि जो x की जगह होगा ना दोस्तों वो भुज होगा, यानी कि जो पहले वाला होगा वो आपका क्या होगा, भुज होगा। तो यहाँ पे x की जगह कितना दिया हुआ, -12 दिया हुआ है, तो इसका भुज कितना हो जाएगा दोस्तों, -12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कोटि कौन है, तो सबसे पहले अगर कोटि पूछा जाए तो आपको इसका निर्देशांक पता होना चाहिए, 0, y होता है कोटि का निर्देशांक, और दोस्तों जो y के साथ रहेगा, y के जगह रहेगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, कोटि होगा। जैसे कि यहाँ पे y की जगह क्या दिया हुआ है दोस्तों, 18 दिया हुआ है, यानी कि इसका कोटि क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग का मान क्या होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों मूलों का योग कहने का अर्थ है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, -b/a होते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो a होते हैं ना वो क्या होते हैं, x² का कोफिशिएंट होते हैं, जो कि यहाँ पे 1 दिया हुआ है। और दोस्तों जो b होते हैं ना वो क्या होते हैं, x का कोफिशिएंट होते हैं, जो कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे a और b दोनों प्राप्त हो चुका है, तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे फॉर्मूला में ही माइनस है तो माइनस को ऐसे छोड़ देते हैं, तो b की जगह कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बटा कर देंगे, और यहाँ पे a की जगह 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -2 का -2/1 का मतलब कितना होता है दोस्तों, -2 होता है, जो कि यहाँ पे b वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L और चौड़ाई B तथा ऊंचाई h हो तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि घनाभ का आयतन क्या होगा, यानी कि घनाभ का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो फ्रेंड वॉल्यूम को हम लोग किसके द्वारा दिखाते हैं, V के द्वारा दिखाते हैं। तो जब भी घनाभ का वॉल्यूम पूछा जाए तो घनाभ का जो वॉल्यूम होता है ना दोस्तों क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। कहने का अर्थ है इसको हम लोग कह सकते हैं L गुना B गुना H, या फिर इसे आप संक्षेप में कह सकते हैं LBH, ठीक है, LBH, यानी कि जो घनाभ का आयतन होता है ना दोस्तों वो क्या होते हैं, LBH होते हैं, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 + 2 + 3 + ... +n बराबर है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्रमागत है।
क्रमागत प्राकृत संख्या है, तो हम लोग जानते हैं क्रमागत प्राकृत संख्या का जो योग होता है ना दोस्तों वो क्या होता है, इसको देखिएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग। जब भी क्रमागत प्राकृत संख्या होगा और इसका योगफल पूछा जाएगा, अनंत तक रहेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। योगफल ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिएगा n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। इसी के माध्यम से आप क्रमागत प्राकृत संख्या का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ n इंटू एन प्लस 1/2, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होते हैं ना दोस्तों, ये किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। एक काम करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने देते हैं, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। ये माइनस tan स्क्वायर थीटा है ना, ये 1 की तरफ जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो कहने का अर्थ है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों इसको पहले लिख देते हैं। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साइन कितने डिग्री के मान पे 1/2 होता है। तो आप कहेंगे सर साइन 30 डिग्री के मान पे 1/2 होता है। तो यहाँ पे साइन से साइन ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों, 30 डिग्री आ गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि यदि a + b बराबर 90 डिग्री हो तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोस a बराबर होगा। तो काफ़ी सिंपल है, जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले उतार लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे a + b का मान कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि कोस ए, यानी कि ए पूछ रहा है, ठीक है, ए है। तो एक काम करते जो पूछ रहा है उसको लेफ्ट साइड में रहने दीजिए और बी को जो है 90 डिग्री की तरफ भेज दीजिएगा। तो 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। बी प्लस में था तो जब मैं 90 की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ जो है ना कोस लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों कोस ए बराबर, दोनों तरफ यहाँ पे आपको कोस लेना है, तो कोस 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक काम कीजिए कि कोस ए को ऐसे रहने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कोस 90 डिग्री माइनस बी ये किसके बराबर होते हैं दोस्तों, साइन बी के बराबर होगा, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होते हैं ना दोस्तों, ये किसके बराबर होते हैं, साइन थीटा के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 90 डिग्री माइनस बी ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोस ए जो होगा ना दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, साइन बी के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो अभाज्य संख्या होती है ना वो क्या होती है, जो स्वयं कटती है और जो 1 से कटती है। कहने का अर्थ है कि जिसका फैक्टर केवल 2 ही को होता है। तो यहाँ पे 15 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो यहाँ पे इसका फैक्टर जो आएगा ना दोस्तों कितना आएगा, 3 × 5 × 1 आएगा। इसका फैक्टर कितना प्राप्त हो गया, 15 प्राप्त हो गया, सॉरी 3 × 5 × 3 यानी कि 3 को फैक्टर है। और 23 का जब फैक्टर को ज्ञात कीजिएगा तो ये किससे कटेगा दोस्तों, 23 × 1 यानी कि ये स्वयं से करता है और 1 से करता है। इसका फैक्टर 2 ही को प्राप्त हुआ है। और जब यहाँ पे 12 का जब फैक्टर ज्ञात कीजिएगा, 12 का जब आप फैक्टर ज्ञात कीजिएगा तो ये किससे कटेगा दोस्तों, 2 से कटेगा। फिर यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा। तो इसका भी फैक्टर कितना हो रहा है दोस्तों, 2 से ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे 75 का भी आप जब फैक्टर कीजिएगा, यानी कि इसका भी जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा तो इसका भी फैक्टर 2 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि जिसका फैक्टर सिर्फ केवल 2 ही को होता है तो वो होता है आपका दोस्तों अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBI है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो
तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे 100 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे शानदार तरीका से है। तो ये किससे कटेगा दोस्तों, 2 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 है। तो यहाँ पे 2 5 10 हो गया, फिर यहाँ पे 0, फिर ये 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो यहाँ पे 2 से कटेगा, 25 दूना 50 हो जाएगा दोस्तों। ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 25। तो यहाँ पे 100 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का अर्थ है यहाँ पे 2 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है, यानी कि 2 की घात 2 हो जाएगा। और दोस्तों 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे 5 की घात 2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पर्सन आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न काफ़ी सारे विद्यार्थी जो है ना वो गलत कर देते हैं, डायरेक्टली इसका आंसर डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा गलती नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है कि नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे √3, यहाँ पे भी √3 है, तो काफ़ी सारे विद्यार्थी क्या सोचते हैं, ये तो परिमेय संख्या नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं में टिक लगा देते। तो ऐसा आपको गलती हरगिज नहीं करना है। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा दोस्तों, ये जो है ना क्या है दोस्तों, a + b इंटू a - b के फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, a + b इंटू a - b के फॉर्म में है ना दोस्तों, तो आप कहेंगे हाँ है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, a + b इंटू a - b के फॉर्म में सिंपली, तो हम लोग जानते हैं a + b इंटू a - b बराबर क्या होते हैं दोस्तों, a + b इंटू a - b बराबर क्या होते हैं, a² - b² होते हैं, जी हाँ होते हैं। तो फ्रेंड आपको पता ये होना चाहिए, यहाँ पे a कौन है दोस्तों, 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, और दोस्तों b कौन है, √3 है, तो यहाँ पे √3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा निकल के, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 9 में जब 3 को घटाएगा तो 6 आएगा। और दोस्तों ये 6 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है परिमेय संख्या, क्योंकि 6 को हम लोग 6/1 यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 23 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,3,0,3,1,3 का बहुलक यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुलक जब भी पूछा जाए तो आपको ये देखना होगा, ये जो सीरीज है, ये जो डाटा है ना दोस्तों, इसमें जो सबसे ज़्यादा बार जो अंक रिपीट करती है वो आपका बहुलक कहलाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 एक बार है, 2 बार है और 3 बार है, यानी कि 3 बार है। और यहाँ पे 1 एक बार है, 2 बार है, और 0 एक ही बार है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक रिपीट कर रही है दोस्तों, 3 कर रही है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है कि 3x² + 2x - 1 बराबर 0 का यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विवेचक क्या होगा। और दोस्तों यहाँ पे विवेचक को हम लोग क्या कहते हैं, विविक्तर भी कहते हैं। और दोस्तों जो विविक्तर होता है ना, इसको हम लोग कैपिटल डी के द्वारा दिखाएंगे। और एक कैपिटल डी बराबर क्या होते हैं दोस्तों, b² - 4 ac होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ABC। तो फ्रेंड यहाँ पे a कौन है, x² का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे जो b होगा ना, x का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे 2 है। और दोस्तों c जो है ना कॉन्स्टेंट है, जो कि यहाँ पे -1 दिया हुआ है। तो फटाफट से इसको सोल्व कीजिएगा। b का मान कितना है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे सिंपली, फिर -4 गुना a गुना c कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे a का मान 3 है और c का मान देखिएगा यहाँ पे -1 दिया हुआ है। तो सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 लिख देते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 × 12 1 12 हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो इसका विवेचक यानी कि विविक्तर कितना आ चुका है दोस्तों, 16 आ चुका है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 10a बराबर होगा। तो फ्रेंड ये 10a किसके बराबर होगा, तो आपको पता होना चाहिए 10a जो होते हैं ना दोस्तों किसके बराबर होते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये किसके बराबर होते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस a के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं दोस्तों, कोट 90 डिग्री माइनस a के बराबर होते हैं। 10a बराबर क्या होते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस a है। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भाई, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 26 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सार्वंतर क्या होगा। तो फ्रेंड जब भी सार्वंतर आपसे पूछा जाए तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि किन्हीं दो पदों का अंतर जो होते हैं ना दोस्तों, वो
उसका सारांतर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, A2 माइनस A1 होता है सारांतर को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कहने का अर्थ है ये जो प्रथम पद होते हैं दोस्तों ये A1 होते हैं जो कि -10 दिया हुआ है, और दोस्तों ये जो A2 होते हैं -6 है, ये आपका दूसरा पद होते हैं। तो सारांतर को ज्ञात करने के लिए 2 पदों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे A2 का मान देख सकते हैं जो कि -6 है, तो यहाँ पे -6 लिख देंगे, माइनस पहले से है। और A1 का मान को देखिएगा दोस्तों जो कि -10 दिया हुआ है, तो -10 को इसको लिख देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे -6, तो -6 को ऐसे छोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +10। तो यहाँ पे 10 में जब आप 6 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। तो इसका सारांतर कितना निकल के आ गया दोस्तों, 4, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे क्या कराया कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो अनिश्चित घटना होती है ना उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। 7 में से भी आपको याद होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ 8/15। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग टेन थीटा के माध्यम से पी और बी का मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8/15 दिया हुआ है। तो इसको आप जब कंपैरिजन कीजिएगा तो पी का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा, और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आएगा, 15 आएगा। क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो टेन थीटा होते हैं ना दोस्तों वो क्या होते हैं, P/B के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे P बराबर हो जाए, P/B का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। इसको हम लोग कंपेरिजन करके P और B का मान को ज्ञात कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको H का मान को ज्ञात करना होगा। क्यों ज्ञात करना होगा, क्योंकि कोसेक थीटा में H की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग H का मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड H का मान को कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है H बराबर क्या होते हैं, P² + B² अंडर रूट होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा P का मान कितना है दोस्तों, 8 है। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। और यहाँ पे B का मान कितना है दोस्तों, 15 है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। आप दोनों को ऐड कीजिए दोस्तों, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 289 आएगा। कितना आएगा, 289। और दोस्तों ये 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 17 का होता है। तो यहाँ पे H का मान 17 आ चुका है। अब आपको जो है ना कोसेक थीटा का मान आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कोसेक थीटा का मान को जल्दी से ज्ञात कर लेते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, H/P होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे H का वैल्यू को अभी हम यहाँ पे ज्ञात किए जो कि 17 दिया हुआ है। और यहाँ पे P का वैल्यू को यहाँ पे पहले से प्राप्त है जो कि 8 है। तो यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और दोस्तों कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। और दोस्तों कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, 1 होता है। और दोस्तों टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है, इनफाइनिटी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों किसका मान जो होता है 0 के बराबर होता है। तो फ्रेंड ये कोस 90 डिग्री का मान जो है ना 0 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBI प्रश्न है। ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिया हुआ है फर्नाथस का, इसका सारांतर ज्ञात करना है, कॉमन डिफरेंस। तो इसको आप कैसे ज्ञात कीजिएगा दोस्तों, हम आपको बताया डी जो होते हैं ना ये क्या होते हैं, A2 - A1 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो 3/4 है ना दोस्तों ये A1 है, और A2 जो है ना दोस्तों यहाँ पे 5/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसको फटाफट से वैल्यू को रखते हैं। तो A2 का मान कितना है दोस्तों, 5/4 माइनस करेंगे। और दोस्तों A1 का मान कितना है दोस्तों, 3/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों नीचे में 4 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे, 5 - 3 कर देंगे। तो 5 में 3 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। इसको आप काटिए, 2 1 का 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 1/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपको ज्ञात करना था, 1/2, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना ऑब्जर्व टाइप प्रश्न को पढ़ा चुके हैं। ये जो 30 ऑब्जर्व टाइप प्रश्न है ना दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे 2024 के एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना अति आवश्यकता है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिएगा। आपको बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए या फिर PDF वगैरह दे दीजिए, तो आपको जो है ना
आप सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा दोस्तों, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सब कुछ मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऑनलाइन टेस्ट का यहाँ पे डेली लिंक मिलता है, तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।